चलो इनकम को एस्टिमेट करने के कितने मेथड्स हैं? साइलेंस मेंटेन करो। बैलेंस मेंटेन करोगे या क्लास से बाहर जाना है? नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के कितने मेथड्स बताए गए? कौन कौन? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे हैं अभी? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को से कैलकुलेशन का कितना तरीका है? तो कौन कौन? फाइनल प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में कल जो बताया गया था उससे समझ आ गया था या उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अगर हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेंगे तो जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है डिस्टिंक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट, है ना? कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स है, ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले तो, अगर हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो। और ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एक गुड्स कहीं पे फाइनल है तो कहीं पे इंटरमीडिएट है ना? तो फिर आपको हर बार उसको देखना पड़ेगा, उस गुड्स पे पूरी तरीके से नजर रखना पड़ेगा। ये गुड्स फाइनल हुआ, आंसर इज यस, तो लेंगे। इंटरमीडिएट हो गया, नहीं लेंगे। तो ये डिस्टिंक्शन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ही गुड्स कहीं पे फाइनल है कहीं पे इंटरमीडिएट है। अगर ऐसा होता ना कि कुछ गुड्स बस फाइनल ही है और कुछ जो इंटरमीडिएट है, तो क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम अराइज होता है। और डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम का ये मतलब कभी नहीं समझना कि 2 बार काउंट हो गया। 2 बार मतलब एक बार से ज्यादा काउंट हो जाना, पॉसिबिलिटी है मोर देन वंस। कई गुड्स के वैल्यू एक से ज्यादा बार इंक्लूड होने के चांसेस हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मेथड प्रोडक्ट मेथड में फॉलो किया जाना चाहिए, उस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू एडेड अप्रोच। अब ये जो अप्रोच है ना, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको करना क्या है, जितने प्रोड्यूसर और सेलर हैं एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में, जितने भी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स होंगे, जितने बिजनेसमैन होंगे, जितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनके सारे बिजनेसेस का क्या कैलकुलेशन करना है आपको? उनके सारे बिजनेसेस का जो कैलकुलेशन करना है वो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना है। क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ये कैसे निकलेगा? तो जितने भी बिजनेस यूनिट्स होंगे वो सब के सब अपना जीवीओ पहले निकालेंगे। जीवीओ का फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, यानी जो भी गुड्स वो सेल कर रहे हैं टोटल, चाहे वो बना के या ला के, जो भी गुड्स है उनके पास जो उन्होंने सेल किया है, या बना करके या खरीद के ला करके, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे गुड्स और सर्विसेज को, या फिर लाएंगे और सेल करेंगे, यही होगा। तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट कैसे निकलेगा? तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो जो गुड्स बिक गया कंट्री में वो आउटपुट हुआ, प्लस जो बचा हुआ है वो भी तो आउटपुट हुआ ना। सपोज करो पुराना कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ, मान लीजिए आपने 1 लाख का गुड्स लाया, कितने गुड्स लाया, और उसमें से टोटल सेल्स आपने कर लिया है, सपोज आपने 1,20,000 का सेल कर लिया, 90% स्टॉक। 1 लाख का खरीदा था ना, 1 लाख का 90% कितना हुआ? 90,000 हुआ। 90,000 के गुड्स को आपने बेच लिया है, तो कितने का गुड्स बचा हुआ है? 10,000 का गुड्स बचा हुआ है ना, मिनिमम इससे 10,000 रुपए आएगा ना। बेच लिया कितने का? 1,20,000 का बेचा, तो 1,20,000 प्लस 10,000 का जो स्टॉक बचा हुआ है, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। कमेंट। तो क्या मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। अब आपको ये भी पता है ना कि बिजनेसेस तो कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा तो है ना कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग भी होगा। तो अगर हमने क्लोजिंग को ऐड किया तो ओपनिंग को क्या करेंगे?
माइनस करेंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर इंक्लूड हो चुका है, अगर नहीं माइनस करेंगे तो दोबारा इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए जब हम GVO यानी ग्रॉस वैल्यू आउटपुट कैलकुलेट करेंगे हर बिजनेस यूनिट का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम चल रहा है, जिन्होंने भी पूछा है चैप्टर में, 4th चैप्टर है आपके बुक में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, GVO ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। देखिए यहाँ पे पूरा स्टेप आ रहा है, ये 3 स्टेप अगर अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आप इस मेथड से बनाने वाले किसी भी प्रॉब्लम में चूकोगे नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपने मेथड समझ लिया तो क्या निकालना है पहले, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। कैसे निकलेगा, सेल्स। तो सेल्स तो या तो आप कंट्री के अंदर करेंगे तो उसको डोमेस्टिक सेल्स बोलेंगे, और अगर यही सेल्स आपने आउटसाइड दी कंट्री करा, क्या बोलेंगे इसे, एक्सपोर्ट। तो सेल्स में दोनों इंक्लूड करना है, डोमेस्टिक सेल्स भी और एक्सपोर्ट भी। क्लियर है, टोटल सेल्स ऑफ द फर्म, चाहे वो यहां भी हो या यहाँ के बाहर भी हो, सेल्स लेंगे। और उसके अलावा लेंगे चेंज इन स्टॉक, क्या लेंगे, चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे। चेंज इन स्टॉक का मतलब ही होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस। निकल गया। अगला स्टेप में जाएंगे, स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे। स्टेप नंबर 2 में खुद पता है हमको, अभी एक जो एग्जांपल दिया उसको माइंड में रखो। एक सेलर 1 लाख का गुड्स खरीद के लाया था उसने, है ना, और उसने गुड्स को बेच दिया था, 90% स्टॉक सेल कर दिया था 1,20,000 में। तो हमने उसका GVO निकाला 1,20,000 प्लस 10,000 का स्टॉक, यानी 1,30,000 निकाला ना, 1,30,000। यस और नो, है ना। 1,30,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इनकम कितना हुआ उसका, 30,000 हुआ ना, इनकम कितना हुआ, 30,000 हुआ ना। उसके द्वारा वैल्यू कितना ऐड किया गया था, प्रॉफिट। प्रॉफिट एडेड बाय द बिजनेसमैन, कितना था प्रॉफिट, 30,000। कैसे निकला, कैसे निकला, माइनस करके, है ना। तो ये आपको पता है कि वैल्यू एडिशन में 4 चीजों में कोई भी इंक्लूड हो सकता है। 3 तो कॉस्ट हो गया और चौथा प्रॉफिट है। 3 कॉस्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल के लिए, और चौथा है ओनर का प्रॉफिट। ये 3 नहीं होगा तो चौथा तो होना ही है, बात समझ आ रहा है। ये चारों पॉइंट आपको वैल्यू एडिशन में जाता है, चारों पॉइंट फैक्टर कॉस्ट में काउंट होता है, और इसको हमको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है, ठीक है ना। तो जब हम स्टेप 2 में आएंगे तो हम उस बिजनेस यूनिट के द्वारा वैल्यू जो ऐड किया गया था, चाहे वो रेंट का वैल्यू ऐड किया उसने, चाहे वेजेस के फॉर्म में वैल्यू ऐड किया हो, चाहे कैपिटल के इंटरेस्ट के फॉर्म में ऐड किया हो, या प्रॉफिट के फॉर्म में ऐड किया हो, आप इन सारे वैल्यू एडिशन का वैल्यू निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसे बोलेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कौन बताएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसे कहेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसे कहेंगे। देखो डेफिनेशन में टर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब इसके बारे में बताया गया होगा, तो बताया गया ना पहले। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नहीं। वो एक लेक्चर आकर के सुन लोगे और उसके बाद सोचोगे कि एकदम ब्रिलियंट हो जाओगे, इम्पॉसिबल। जब तक नहीं पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे, नहीं होना। अब लास्ट आप लोगों के बैच से तो हमने जो इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ ओरली दिया था ना, कि डेफिनेशन अपने से बनाओ लिखो, वो नए बैच में हमने उसको लिख मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जो डेफिनेशन क्लासरूम में मिला है उसके अलावा 4 लाइन छोड़ने हैं, और उसके बाद डेफिनेशन अपना लिखना है। कम से कम इसी बहाने अगला बैच पढ़ेगा, ठीक। क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, वो गुड्स जो या तो रीसेल के लिए लाया गया है या रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होगा, वो सारे के सारे किसमें काउंट हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट के गुड्स के ऊपर खर्च होने वाले अमाउंट को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सही है ना। तो हर एक बिजनेसमैन ने जो आउटपुट दिया उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दीजिए, वैल्यू एडिशन निकल गया, GVAMP। अब बताओ कि अगर एक ही सेलर हो
एक इकोनॉमी में एक ही सेलर है, तो जीवीओ से निकल के आया जीवीए, और जीवीए से हमको जाना है जीडीपी में। सिंगल सेलर एक ही है ना एक इकोनॉमी में, तो जीवीए और जीडीपी बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे इकलौता सेलर है सपोज कर, और कोई सेलर नहीं, जो भी बेच रहा है वही बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि द वैल्यू ऑफ जीवीओ विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ जीडीपी, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? एक से ज्यादा सेलर होंगे, है ना। एक बड़ी अर्थव्यवस्था में तो लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन हम चूंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो एक से ज्यादा यानी 2 या 3 फर्म के लिए सीख लेंगे, फिर वैसे हजारों फर्म के लिए आ जाएगा, सबका कैलकुलेशन हो जाएगा। करना क्या है, सारे फर्म का, सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का, सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा वैल्यू एडिशन निकालिए और उन सबको जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? जीडीपी। यही है, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है क्वेश्चन? ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच कंस्टिट्यूट्स ओनली द फर्म्स। एक अर्थव्यवस्था कह रहा है कि उसमें सिर्फ 2 ही फर्म है, ए और बी, और आपको 2 चीजें निकालनी है। नंबर 1 वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी, एंड नंबर 2 जीडीपी, जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी मतलब, जीडीपी एफसी मतलब, अच्छा अभी अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू एडेड अप्रोच, तो हमें मिलेगा क्या? जीडीपी एफसी मिलेगा कि जीडीपी एमपी मिलेगा? जीडीपी एफसी मिलेगा कि जीडीपी एमपी मिलेगा? जीडीपी एमपी मिलेगा, है ना। तो जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या माइनस करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखो, नहीं तो ये पूरा का पूरा हलवा नहीं है, मतलब आए बैठे और सुने लेक्चर हो गया, ऐसा नहीं होना है। जब तक मेहनत नहीं करोगे नहीं आना है। और पुराना जो टॉपिक चैप्टर नंबर 3 चला है अच्छे से नहीं है, अधूरा रहेगा ये चैप्टर। तो 2 फर्म ए और बी, एक एक करके चलेंगे हम लोग। पहले कैलकुलेट करेंगे जीवी, पहले निकालेंगे, हेडिंग में लिखेंगे फॉर फर्म ए, लिखो फॉर फर्म ए। 2 फर्म है, ए के लिए पहले निकालेंगे, ए का हम निकाल के दे रहे हैं, बी का तुम लोगों को निकालना है। जीवीओ फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। फर्म ए का सेल्स कितना है? 200 है, ऊपर में मेंशन कर देंगे रुपीज इन लैक्स। सेल्स है 200 लैक्स, और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 40 है ना, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना है? तो 40 माइनस 50 लिख लेंगे, कितना हो गया ये? 190। जीवीओ निकल गया। अब यहाँ निकालेंगे जीवीए, जीवीए एमपी इज इक्वल टू होगा जीवीओ एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जीवीओ निकल चुका है 190, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताइए। देखो 2 ही फर्म है ना, तो ए ने बी से खरीदा होगा, तो ए ने बी से कितने का खरीदा है? परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए कितना है? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 80 हो गया ना, आया ना। कितना निकल गया? जीवीए 110। चलो फर्म बी का निकल के दिखाओ कोई। फर्म बी का जीवीओ और फर्म बी का जीवीए निकालिए। वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए निकल गया है 110 लाख, 110 लाख। फर्म बी का निकालो।
जीवीओ निकल गया था ना, बी का निकालिए, निकल गया। ठीक है, आ गया। 260 लाख आया, 260 लाख आया फॉर फर्म बी। फॉर फर्म बी जीवीओ फॉर्मूला तो वही रखना है ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो फर्म बी का सेल्स है 400 और चेंज इन स्टॉक है 70 और ओपनिंग है 90, तो ये घट के आ गया 380 लाख। और जीवीए इक्वल टू होता है जीवीओ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी 380 माइनस 120 कितना हो जाएगा 260। यस दोनों फॉर्म का निकल गया ना। अब हम यहाँ निकालेंगे जीडीपीएमपी इक्वल टू समेशन ऑफ जीवीए। तो दो ही फॉर्म है, दोनों फॉर्म का जीवीए ले लीजिए, पहले का 110 दूसरे का 260, कितना होगा 110 प्लस 260 कितना आएगा 370 लाख। क्लियर है? हमें निकालना जीडीपीएफसी है। तो जीडीपीएफसी इक्वल टू आपको बताया गया है, फॉर्मूला है जीडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तो 370 हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीजें आती है, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इक्वल टू होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स 60 है ना, सब्सिडीज है क्या कुछ, तो 60 घटा दें, कितना आ गया 310 लाख। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेथड समझ आ गया? हर फर्म का, हर प्रोड्यूसर का जीवीओ निकालो, हर एक प्रोड्यूसर का जीवीए निकालो। जैसे ही सारे प्रोड्यूसर का जीवीए निकल गया, इन सबको जोड़ दीजिए, जीडीपीएफपी आ। अगर जीडीपीएफपी क्वेश्चन में बोला है तो ठीक, और जीडीपीएफपी नहीं बोला है, कोई और वेरिएशन दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन पे जीडीपीएफसी था, कौन सा जीडीपीएफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो जीबीए जो निकला है ना सारे फर्म का, उसको जोड़ दीजिए। तो एक फर्म का 110 आया ना, फर्म का कितना आया 260, तो 110 प्लस 260 कितना हो गया। अगर 30 फर्म रहता तो तीसरे का भी जीबीए जोड़ते, 4 फर्म होता तो चौथे का भी जीबीए लेते। समझ में आ रही बात? यानी सारे फर्म का वैल्यू एडिशन ले लो ना। याद होगा कि हमने वैल्यू एडिशन बताया, जितना ऐड हुआ है वही एडिशन इनकम में गया। या तो आप फाइनल प्रोडक्ट ले लीजिए, या तो हर एक प्रोड्यूसर के द्वारा ऐड किए गए वैल्यू एडिशन का वैल्यू ले लीजिए, जीडीपी का वैल्यू आएगा। क्लियर है? आगे चलें। अब ये क्वेश्चन रिवर्स है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। सेल्स निकालिए, इस डेटा से सेल्स निकालना है। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? फॉर्मूला में कहीं पे सेल्स आया है? कौन से फॉर्मूला में आया? करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, हमको ऑलरेडी पता है स्टेप क्या है, जीवीओ जीवीए जीडीपी। अगर हम जीवीओ से जीडीपी में जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, है ना। अब हमें सेल्स निकालना है तो रिवर्स जाना पड़ेगा। रिवर्स जाने के लिए आप एक चीज देखिए कि क्या सिंगल इन्फॉर्मेशन है कि एक से ज्यादा फर्म के बारे में अलग अलग।
सिंगल है कि अलग अलग? सिंगल इंफॉर्मेशन है, तो अभी हमने आपको स्टार्ट नहीं बताया था कि जब पूरा वैल्यू एक साथ दिया हुआ हो, यानी एक ही यूनिट मान के दिया हुआ हो, तो जीवीओ, जीवीए और जीडीपी बराबर होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नेट वैल्यू एडेड दिया हुआ है ना। अच्छा, अगर हमें जीडीपी एमपी पता चल जाए तो क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एनवीएफसी में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना? जीवीएफसी मिलेगा कि नहीं? कन्वर्जन पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, इतना सुस्ती से बोल रहे, पता ही नहीं चल रहा लोगों को। लगा एन यानी नेट है ना, और उससे ग्रॉस में क्या है, तो क्या ऐड करना है? तो वही तो लिखा, तो ऐसा पॉइंट तो लिखा ही नहीं है कि जो ना बताया गया। तो अगर हम नेट वैल्यू एडिशन में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा ना। अब अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो, क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, है ना? अगर कंफ्यूजन होता है ना तो पहले सोचो कि मार्केट प्राइस ज्यादा होता है कि फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होता है? मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट का हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करो और नहीं कुछ, प्लस करेंगे ना, यहाँ से यहाँ जाना है, प्लस करेंगे तब तो बराबर आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें, अगर हमें दिया हुआ है VAFC, अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें और अगर हम इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा GVAMP। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आया ना? मिलेगा ना? तो GVAMP हो गया, NVFC दिया हुआ है 600, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 60, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज है नहीं तो इसी को नेट ले लेंगे। कितना दिया हुआ है? 40, कितना आ गया ये? 700 लाख। जीवीए निकल गया ना। जीवीए इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या है जी बताओ? जीवीए इज इक्वल टू जीवीओ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सही है? जीवीए का वैल्यू कर देंगे 700, जीवीओ मालूम नहीं है, निकालना है, वैसे लिख दो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, कितना है? 60। अब यहाँ से निकल GVOMP इज इक्वल टू 700 प्लस 400, हाँ या ना? 1100 लाख। यहाँ तक समझ आया? रिवर्स जा रहे हैं, बैक। अब जीवीओ का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स प्लस चेंजिंग और इसका वैल्यू 1100 लाख है, हाँ या ना? चेंजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1100 लाख। सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1100 माइनस 5, इस माइनस 5 को सेलेक्ट करना ना, आ गया। बैक कैलकुलेशन है, रिवर्स कैलकुलेशन है, समझ आया? हमको पता है ना कि 10 लोगों से ज्यादा कुछ समझ नहीं है, और 10 लोग वही हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। बाकी सब अगर पूछ लगे कि समझ में आया तो हाँ, क्या समझ में आया तो पता नहीं, समझना क्या नहीं मालूम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। डिफिकल्ट का मतलब ये होता है कि ज्यादा टाइम और एफर्ट स्पेंड करना है। डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि समझ ही नहीं आएगा,
समझ आएगा अगर आप मेहनत कर रहे हो, समझ ना रहा हो। अब जो मेहनत ही नहीं कर रहा, दिमाग सेट करके बैठा हुआ है, तो कम से कम ना वो MBA चाय वाले से ट्रेनिंग ले लो, लाखों करोड़ों का बिजनेस तो स्टैब्लिश करोगे। बकवास है यार। क्या लेगा? जैगुआर सत्तू वाला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए आपको, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो ग्रुप पे। एक फर्म का डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है उसका NVAP निकालना है, नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस निकालना है। जाएगा। ये है मेथड 1 और मेथड 1 से आप लोग ग्रुप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप में बहुत सारे एग्जाम्पल करिएगा और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी दिया हुआ होगा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो ये दोनों परफॉर्म कर लेना। आज के लिए